जेन की तबीयत बिगड़ती है और एलिजाबेथ का साहसी सफर नेदरफील्ड की शांत दुनिया में हलचल पैदा कर देता है। बीमारी के बहाने शुरू होती है मुलाकातों की नई कड़ी, जहाँ शिष्टाचार के पीछे छिपे असली स्वभाव और चेहरे सामने आने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का अगला एपिसोड। मिस्टर बेनेट की संपत्ति पूरे साल में लगभग 2000 की आमदनी देती थी, जो दुर्भाग्य से उनकी बेटियों के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि दूर के रिश्ते में एक पुरुष उत्तराधिकारी था। उसकी माँ की संपत्ति, जो उनके लिए भले ही पर्याप्त थी, पर उस रिश्तेदार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उनके पिता मैरिटन में वकील रहे थे और 4000 की संपत्ति छोड़ गए थे। उनकी एक बहन थी जिसकी शादी किसी मिस्टर फिलिप से हुई थी, जो उसके पिता के लिए क्लर्क का काम करता था। वह बिजनेस उत्तराधिकारी बना। एक भाई था जो लंदन में एक सम्मानजनक काम में लग गया था। लॉन्गबॉर्न का गांव मैरिटन से सिर्फ 1 मील की दूरी पर था, जो युवा स्त्रियों के लिए सुविधाजनक दूरी पर था। वे सप्ताह में 3 या 4 बार अपनी आंटी से मिलने और रास्ते में एक मिलियनर की दुकान पर जाती थी। परिवार की 2 सबसे छोटी स्त्रियां कैथरीन और लीडिया इस काम में काफ़ी सक्रिय थी। उनके दिमाग उनकी बहनों के दिमाग से अधिक खाली थे। जब उनके दिमाग में कुछ बेहतर नहीं आता था, मैरिटन तक टहलने से उनकी सुबह खुशनुमा हो जाती थी और शाम की बातचीत हो जाती थी। भले ही उस जगह में कोई खास समाचार ना हो, उन्हें ही अपनी आंटी से कुछ न कुछ जानने को मिल ही जाता था। सच में फिलहाल उन्हें पर्याप्त समाचार और खुशी मिल रही थी, क्योंकि पड़ोस में आर्मी की एक रेजिमेंट आई हुई थी। वह पूरे चारे भर रुकने वाली थी और मैरिटन उनका मुख्यालय था। मिसेस फिलिप्स से उनकी मुलाकातें अब सबसे दिलचस्प बुद्धिमत्ता का निर्माण कर रही थी। हर दिन ऑफिसर्स लोगों के नाम और कनेक्शन में उनकी जानकारी में बहुत कुछ को जुड़ता जा रहा था। उनका ठिकाना अब उनके लिए रहस्य नहीं था। अब वे ऑफिसर्स लोगों को भी जानने लगी थी। मिस्टर फिलिप्स उन सबसे मिलते थे। उससे उनकी भतीजियों के लिए एक खजाना खुल गया, जिसे वे पहले नहीं जानते थे। वे सिर्फ ऑफिसर लोगों के बारे में बातें करती थी। मिस्टर बिंगले की विशाल संपत्ति, जिसके बारे में सुनकर उनकी माँ मोश हो बैठी थी, पर उन दोनों लड़कियों के आंखों में इन रेजिमेंट के सामने धूल समान थे। एक सुबह इस विषय पर उनकी बातें सुनने के बाद मिस्टर बेनेट ने शांति से अपना नजरिया पेश किया। तुम लोगों के बोलने के तरीके से मुझे इतना पता चलता है कि तुम दोनों इस जगह की सबसे मुख्य लड़कियां होगी। मुझे पहले से ही शक था, पर अब विश्वास हो गया है। कैथरीन ये सुनकर क्षुब्ध हो गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लीडिया पूरे तटस्थ भाव के साथ कैप्टन कार्टर की तारीफ की पोल बांधती रही। उसे देखने की उसकी आशा के बारे में बात करती रही, क्योंकि वह अगले दिन लंदन जा रहा था। माय डियर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मिसेस बेनेट ने कहा, कि तुम अपने ही बच्चों को मूर्ख समझने में देरी नहीं लगाते। अगर मुझे किसी के बच्चों के बारे में बुरा सोचना होगा, तो वे मेरे बच्चे तो नहीं होंगे, चाहे जो हो। अगर मेरे बच्चे मूर्ख हैं, तो मुझे इस बात का एहसास तो होना चाहिए। शायद यही एक बिंदु है जिस पर मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे से सहमति नहीं रखते। मैंने आशा की थी कि हमारी भावनाएं हर चीज में ही मिलें, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमति नहीं रखती जब तुम अपनी छोटी बेटियों को मूर्ख समझते हो। माय डियर बेनेट, तुम्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि लड़कियों में अपने माँ बाप जितनी समझदारी हो। जब वे हमारी उम्र की होंगी तो मैं कह सकती हूँ कि वे ऑफिसर्स के बारे में बातें नहीं करेंगी और न ही सोचेंगी, जैसा कि हम नहीं सोचते। मुझे वो समय याद है जब मुझे एक लाल कोट पसंद आया था। सच में मुझे अभी भी पसंद है। अगर एक 5-6 हजार कमाने वाला कोई कर्नल मेरी किसी बेटी को पसंद करे, तो मैं कभी ना नहीं कहूँगी। मामा, लीडिया चिल्लाई, मेरी आंटी कहती है कि कर्नल फास्टर और कर्नल कार्टर मिस वाटसन के यहाँ उतने नहीं जाते जितना वे तब जाते थे जब यहाँ पहली बार आए थे। वह अब उसे
अक्सर क्लार्क की लाइब्रेरी में खड़े-खड़े मिलती हैं। मिसेस बेनेट कुछ बोलने ही वाली थी, तभी एक फुटमैन मिस बेनेट के लिए एक नोट लेकर दरवाजे पर आ गया। यह नेदरफील्ड से आया था और एक उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। मिसेस बेनेट की आंखें आनंद से चमक उठी। वह आतुरता से बुलाने लगी जब उनकी बेटी लेटर पढ़ने लगी। अच्छा जैन, ये किसने भेजा है? यह किस बारे में है? बताओ तो सही, जल्दी पढ़ो जैन। माय डियर, क्या मिस बिंगले ने भेजा है? जैन ने कहा। फिर वह जोर से पढ़ने लगी। माय डियर फ्रेंड, अगर आज तुमने लुइसा और मेरे साथ भोजन करने की कृपा नहीं की, इस बात का खतरा हो सकता है कि हम दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे से नफरत करते रहें। क्योंकि दो स्त्रियों के बीच दिन भर की बातचीत बिना झगड़े के खत्म नहीं हो सकती। इस लेटर को पाने के साथ जल्द से जल्द आ जाओ। आज मेरा भाई और रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स एक साथ भोजन करने वाले हैं। कैरोलिन बिंगले, हमेशा तुम्हारी। ऑफिसर लोगों के साथ? लिडिया चिल्लाई। मुझे आश्चर्य होता है कि आंटी ने इस बारे में हमें नहीं बताया। बाहर भोजन करना, मिसेस बेनेट ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्या मैं बग्घी ले सकती हूँ? जेन ने कहा। नहीं माय डियर, बेहतर होगा तुम घोड़े पर सवार होकर जाओ, क्योंकि लगता है कि बारिश होगी और तुम्हें सारी रात रुकना होगा। यह एक अच्छा योजना है, एलिजाबेथ ने कहा। अगर तुम निश्चिंत हो कि वह तुम्हें घर भेजने की गुजारिश नहीं करेगी तो। ओह, लेकिन उन सज्जनों के पास मिस्टर बिंगले की आरामदायक सवारी होगी ताकि वे मेरिटन जा सके, और हर्स्ट परिवार के पास अपने घोड़े नहीं हैं। यह बेहतर होगा कि मैं कोच में जाऊं। लेकिन माय डियर, तुम्हारे पिता घोड़े नहीं दे सकते। मुझे पक्का पता है उनकी खेतों में आज बहुत जरूरत है ना मिस्टर बेनेट? उनकी खेतों में उससे भी ज्यादा जरूरत है जितनी बार मैं ले जाता हूँ। लेकिन आज वे तो आपके पास है, एलिजाबेथ ने कहा। मेरी माँ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसने अंत में अपने पिता से स्वीकृति ली और जेन मजबूरी में घोड़े पर सवार होकर जाने लगी। उसकी माँ एक खराब दिन की खुशनुमा भविष्यवाणी करते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आशा सही साबित हुई। जेन को गए हुए कुछ ही समय नहीं हुआ था कि तेज बारिश शुरू होने लगी। उसकी बहनों को उसकी चिंता हुई, पर उसकी माँ बहुत खुश थी। बारिश पूरी शाम बिना रुके होती रही। यह निश्चित ही वापस नहीं आ सकती है आज। यह सच में मेरा सौभाग्यशाली आइडिया था, मिसेस बेनेट ने एक से अधिक बार कहा, मानो बारिश होने का सारा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था। अगली सुबह तक हालांकि उन्हें अपनी युक्ति से होने वाले असुविधा की जानकारी नहीं थी। नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ था कि नेदरफील्ड से एक नौकर एलिजाबेथ के लिए एक नोट लेकर आया। मेरी प्यारी लिजी, तुम सुबह में इस सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, जिसका कारण मुझे लगता है मेरा बारिश में भीग जाना है। मेरे उदार दोस्त मुझे तब तक वापस नहीं भेजेंगे जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। वे इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं मिस्टर जॉन से मिल लूं, इसलिए इस बात पर चकित मत होना जब तुम्हें इसकी खबर मिले। और एक खराब गले एवं सिर दर्द के सिवाय मेरे साथ कोई खास बुरा नहीं हुआ है। तुम्हारी जेन। अच्छा माय डियर, मिस्टर बेनेट ने कहा, जबकि एलिजाबेथ ने नोट को जोर से पढ़ लिया था। अगर तुम्हारी बेटी को खतरनाक ढंग से बुखार हो जाए, अगर उसका देहांत हो जाए, तब यह सोचकर आराम मिलेगा ना तुम्हें कि यह सब मिस्टर बिंगले को पाने की कोशिश में हुई है, और वो भी तुम्हारे आदेश अनुसार। ओ, मुझे उसके मरने का डर नहीं है। लोग छोटी मोटी सर्दियों से नहीं मरते। उसका अच्छा ख्याल रखा जाएगा जब तक वो वहां रहती है। मैं बहुत अच्छा होगा, मैं वहां जाकर उससे मिल लूंगी अगर मुझे बग्घी मिल सके। एलिजाबेथ को काफी चिंता हो रही थी और वह उससे मिलने जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बग्घी नहीं मिल पाई क्योंकि वह घुड़सवार नहीं थी। इसीलिए उसके लिए पैदल जाना ही एकमात्र विकल्प था। उसने अपना निर्णय सबको बताया। तुम इतनी मुफ्त कैसे हो सकती हो? उसकी माँ चिल्लाई। ऐसी चीजें कैसे सोच सकती हो, खासकर इस जिंदगी में? तुम तो वहां पहुंचोगी तो वहां दिखने लायक नहीं रहोगी। मैं जेन को देखने लायक तो रहूंगी, और मैं बस यही चाहती हूँ। लिजी, क्या मेरे लिए एक हिंट है? उसके पिता ने कहा। क्या मैं घोड़े भेज दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं पैदल जाने से नहीं बचना चाहती। जब इंसान के पास नियत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। सिर्फ 3 मील ही तो है, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। मैं दूसरों के बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारी सराहना करती हूँ, मैरी ने कहा। लेकिन हर भावना से जगे प्रवाह को बुद्धि से दिशा मिलनी चाहिए और मेरे में उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी जरूरी है। हम मैरिटन तक तुम्हारे साथ जाएंगे, कैथरीन और लीडिया ने कहा। एलिजाबेथ ने उसका साथ स्वीकार किया और तीनों युवतियां निकल पड़ी। अगर हम जल्दी करें, लीडिया ने कहा। जब वे साथ चलने लगी तो हम शायद कैप्टन कार्टर को देख सकें, इसलिए पहले कि वे चले जाएं। मैरिटन में वे अलग हुई। दोनों सबसे छोटी बहन एक ऑफिसर की पत्नी के आवास में चली गई और एलिजाबेथ अकेली चलती गई, तेजी से हर खेत को पार पार करती गई, अपने धैर्य के साथ हर पैरी पर उछलती गई और कीचड़ से बचती गई। अंत में उसने खुद को घर के पास पाया, थके हुए पैरों, गंदे मोजों और कसरत से चेहरे पर आई चमक के साथ। उसे ब्रेकफास्ट पार्लर में ले जाया गया, जहां जेन के अलावा सभी जमा थे और जहां उसके आने से लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इतनी सुबह वह 3 मील चलकर आई, वह भी अकेले, यह खराब मौसम में। यह मिसेस हर्स और मिस बेंगले के लिए अविश्वसनीय था। एलिजाबेथ को विश्वास था कि वे इसके लिए उसकी आलोचना भर्त्सना करेंगे, लेकिन वे लोग इससे काफी विनम्रता से मिले, क्योंकि भाई के हाव भाव में विनम्रता से कुछ ज्यादा था। उसमें विनोद और दया का भाव था। मिस्टर डार्सी ने थोड़ा कहा, लेकिन मिस्टर हर्स ने कुछ भी नहीं कहा। डार्सी के मन में 2 भावनाओं का संघर्ष था। एक तरफ तो उसके चेहरे की चमक से उम्मीद था और दूसरी तरफ उसे शंका थी, इतनी दूर अकेले आने की ऐसी भी क्या जरूरत थी। हर्स सिर्फ नाश्ते के बारे में सोच रहा था। एलिजाबेथ की अपनी बहन की सेहत के बारे में की गई पूछताछ का बहुत अच्छी तरह से जवाब नहीं मिला। मिस बेनेट बीमार है, सोई हुई है, उठ नहीं सकती, काफी बुखार है, वह अपना कमरा छोड़ने लायक नहीं है। एलिजाबेथ को तुरंत उसके पास ले जाया गया। जेन को, जिसे इस भय ने रोक रखा था कि उसके नोट में उसे मिलने की इच्छा जाहिर करने से कोई परेशानी ना पैदा हो जाए, उसके आने से वह बहुत खुश हुई। हालांकि वह बातचीत में बराबर हिस्सा नहीं ले पाई, लेकिन जब मिस बेंगले ने उन्हें अकेले छोड़ दिया, वह सिवाय इस दया भाव के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। एलिजाबेथ चुपचाप उसका ख्याल रखती रही। जब जब ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, वह बहनें आ गई और एलिजाबेथ उन्हें पसंद करने लगी। तो उसने देखा कि उन्होंने जेन के लिए कितना प्यार और चिंता दिखाया है। दवा विक्रेता आया, उसने जांच करने के बाद कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें भयंकर सर्दी लग गई है, इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे बिस्तर पर जाने के लिए कहा गया तथा उसके लिए तरल दवाएं लेने की बात कही गई। इस सलाह को माना गया क्योंकि बुखार के लक्षण बढ़ गए थे और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। एलिजाबेथ ने एक पल के लिए भी कमरा नहीं छोड़ा। बाकी स्त्रियां भी वहां रही और पुरुष बाहर चले गए। जब घड़ी ने 3 बजाए तो एलिजाबेथ ने महसूस किया कि अब उसे जाना चाहिए। उसने ऐसा बहुत अनिच्छा से कहा। मिस बिंगले ने बंगी देनी चाहिए, पर थोड़ा कहने पर वह ले लेती, लेकिन जेन ने उसे जुदा होते समय अपनी चिंता व्यक्त की और मिस बिंगले के सवारी देने के ऑफर को उसने नेदरफील्ड में रुकने के ऑफर में बदलने को कहा। एलिजाबेथ ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और एक नौकर को लॉन्गबॉर्न भेजा गया ताकि वह परिवार को उसके रुकने की बात बता सके और उसके कपड़े वहां ला सके। 5 बजे दोनों बहनें कपड़े पहनकर तैयार हुईं और 6:30 बजे एलिजाबेथ को डिनर के लिए बुलाया गया। जो उदार सवाल उससे पूछे गए, उसमें उसे मिस्टर बिंगले की गहरी चिंता को देखने का अवसर मिला, पर वह कोई माकूल जवाब नहीं दे सकी। यह सुनने पर बहनों ने 3 या 4 बार दोहराया कि उन्हें कितना दुख हुआ, सर्दी लगना कितना आश्चर्यजनक था और वह खुद बीमार होना कितना नापसंद करती थी। फिर उन्होंने इस विषय में और नहीं सोचा और नहीं कुछ कहा। जीन के प्रति उनकी तटस्थता के कारण एलिजाबेथ की पुरानी नापसंदगी वापस आ गई।
उस पार्टी में उनका भाई ही एकमात्र ऐसा था जिसका व्यवहार संतोषजनक था। जेन के प्रति उसकी चिंता स्पष्ट थी और उस पर उसका ध्यान दिया जाना अच्छा लग रहा था। इस कारण वह अपने आप को उतना अनचाहा मेहमान नहीं समझ रही थी उन सभी के बीच, जितना वह बहनें समझाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर बिंगले के अलावा किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। मिस बिंगले तो मिस्टर डार्सी में खोई हुई थी। जहाँ तक मिस्टर हार्स्ट की बात है, जिनके साथ एलिजाबेथ बैठी थी, वह एक अकर्मण्य आदमी था जिसका काम सिर्फ खाना पीना और कार्ड खेलना था, और जिसे जब पता चला कि एलिजाबेथ को रैगू एक तरह का मसालेदार व्यंजन के बजाय सादा भोजन पसंद है, तो उसके पास कहने लायक कुछ नहीं बचा। जब डिनर खत्म हो गया तो वह जेन के पास सीधे लौट गई और मिस बिंगले उसे गाली देने लगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर चली गई, उसका व्यवहार सच में बहुत खराब है। उसमें अभिमान और बदतमीजी का मिश्रण है। उसमें न बात करने का तरीका है, न स्टाइल है, न सुंदरता। मिसेस हर्ट ने भी हाँ में हाँ मिलाया। मिसेस हर्ट ने कहा, सच कहूँ, उसके पास कुछ भी सलाह देने के लिए नहीं है सिवाय एक अच्छी टहलने वाली होने की। मैं इस सुबह का उसका पहनावा बिल्कुल नहीं भूलूंगी। वह बिल्कुल जंगली लग रही थी। हाँ, और उसका पेटीकोट, मैं आशा करती हूँ कि तुमने उसका पेटीकोट देखा होगा। कीचड़ में 6 इंच घुसा हुआ था। मैं पक्का कह सकती हूँ कि वह गाउन को इसे छिपाने के लिए नीचे खींची थी। मिंग ने कहा, लेकिन यह सब मैंने नहीं देखा। मैं मिस एलिजाबेथ बेनेट जब इस कमरे में सुबह आई तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने देखा उसका गंदा पेटीकोट मेरी नजर में नहीं आया। तुमने इसे देखा मिस्टर डार्सी? मुझे पक्का विश्वास है, मिस बिंगले ने कहा, और मेरा ऐसा सोचना है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन ऐसा कुछ प्रदर्शन करे। बिल्कुल नहीं। 3, 4 या 5 मिनट जो भी हो, इस कीचड़ में पैरों को गंदा करते हुए अकेले चलना, उसका इससे क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि यह घमंडपूर्ण स्वतंत्रता का दिखावा है और सलीके के प्रति पूरी तरह लापरवाही है। इससे उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम दिखता है, जो काफी सुंदर है, मिस्टर बिंगले ने कहा। मुझे डर है मिस्टर डार्सी, मिस बिंगले ने फुसफुसाते हुए कहा। इस कारनामे ने उसकी अच्छी आंखों के प्रति आग के नजरिए पर प्रभाव डाला होगा। बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा। वह कसरत से चमक रही थी। उसकी बात के बाद थोड़ी देर तक मौन छाया रहा और मिसेस हार्ट्स ने फिर से शुरू किया। मेरे मन में मिस जेन बेनेट के लिए काफी आदर है। वह बहुत मधुर लड़की है। मेरी शुभकामना है कि उसका घर बस जाए, लेकिन ऐसे माता पिताजी के इतने छोटे संपर्क हैं, इसके कारण मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। मैंने सोचा कि आपने कहा है उनके अंकल मैरिटन में वकील हैं। हाँ, एक और भी अंकल है जो चिपसाइड के पास रहते हैं। वह राजधानी है। उसकी बहन ने जोड़ा और दोनों बहनें जोर से हंसने लगी। अगर उनके पास इतने अंकल हो जो पूरे चिपसाइड को भर सके, मिस्टर बिंगले ने कहा, तो भी इससे उनके दोस्ताना स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इससे किसी भले इंसान से उसकी शादी की संभावना काफी कम हो जाएगी, टर्सी ने जवाब दिया। इस बात पर बिंगले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बहनों ने गहरी सहमति दी और अपने प्रिय मित्र के भद्दे टिप्पणियों पर कुछ देर उन्होंने मजे लिए। हालांकि डाइंग पार्लर छोड़ने के बाद एलिजाबेथ जेन के कमरे में लौट गई और उसके साथ तब तक बैठी रही जब तक कॉफी के लिए नहीं बुलाया गया। वह अभी भी बुरी हालत में थी। एलिजाबेथ उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। देर शाम तक जब उसने अपनी बहन को सोते हुए देखा, तब उसे लगा कि उसे नीचे जाना चाहिए। ड्राइंग रूम में घुसते ही उसने देखा सभी लोग ताश का एक विशेष खेल खेलते हुए मिले। उसे खेलने का निमंत्रण मिला, लेकिन उन्हें मग्न होकर खेलते देख उसने मना कर दिया। अपनी बहन का बहाना बनाते हुए उसने कहा कि वह थोड़ी देर नीचे रहेगी और एक किताब से अपना मनोरंजन करेगी। मिस्टर हर्ट्स ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। क्या तुम्हें कार्ड खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद है? उसने कहा। यह थोड़ा विचित्र है, मिस एलिजाबेथ रिस्बिंगली ने कहा। वह कार्ड खेलना नापसंद करती है।
उसे पढ़ने का शौक है, उसे किसी और चीज़ का शौक नहीं है। मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ और ना ही आलोचना की। एलिज़ाबेथ ने कहा, मैं एक बड़ी पाठिका नहीं हूँ और मैं कई चीज़ों का आनंद लेती हूँ। अपनी बहन की देखभाल करने में मुझे पक्का पता है कि तुम्हें आनंद आता है। बीवी ने कहा, मुझे आशा है उसे स्वस्थ होते हुए देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी। एलिज़ाबेथ ने उसे दिल से धन्यवाद दिया और उस टेबल की तरफ चली गई जहाँ कुछ किताबें पड़ी थीं। बिंगले ने और भी किताबें लाने का ऑफर दिया, जो भी उसकी लाइब्रेरी में थी। एलिज़ाबेथ उसे भरोसा दिलाया कि वह कमरे में पड़ी किताबों से काम चला सकती है। मुझे आश्चर्य है, उस बिंगले ने कहा, मेरे पिता ने किताबों का कितना छोटा संकलन छोड़ा है। मिस्टर डार्सी, आपके पास पेम्बरले में अच्छी लाइब्रेरी है ना? यह अच्छी होनी चाहिए, उसने जवाब दिया। यह कई पीढ़ियों का काम है और अब इसमें आपने भी बहुत जोड़ा है। आप हमेशा किताबें खरीदते होते हैं। मैं अपने परिवार की लाइब्रेरी को ऐसे समय में अनदेखा नहीं कर सकता। अनदेखा? मुझे लगता है आप किसी भी ऐसी चीज़ को अनदेखा नहीं करती, जो आपकी अच्छी जगह की सुंदरता को बढ़ाती है। चार्ल्स, जब तुम अपना घर बनाओगे, मुझे आशा है कि ये पेम्बरले का कम से कम आधा अच्छा तो होगा ही। मेरी इच्छा है ऐसा ही हो, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम सारी खरीदारी पड़ोस में ही करना और पेम्बरले को आदर्श के रूप में इस्तेमाल करना। इंग्लैंड में डार्बीशायर जैसा अच्छी जगह नहीं है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं पेम्बरले को खरीद लूं अगर डार्सी इसे बेचना चाहे। चार्ल्स, मैं संभावनाओं की बात कर रही हूँ। कैरोलिन, मेरे हिसाब से पेम्बरले को खरीदना उसकी नकल उतारने से अधिक आसान होगा। एलिजाबेथ वहां हो रही चीजों में इतना खो गई थी कि उसका किताब में ध्यान ही नहीं जा रहा था और उसने इसे रख दिया। वह कार्ड टेबल के पास आई और मिस्टर बिंगले और उसकी बड़ी बहन के बीच में बैठ गई और खेल को देखने लगी। क्या मिस डार्सी बसंत के बाद से काफी बड़ी हो गई हैं? मिस्टर बिंगले ने कहा, क्या हुआ मेरे मिस बिंगले ने कहा, क्या वह मेरी जितनी लंबी हो गई है? मुझे लगता है कि वह हो जाएगी। वह अब मिस एलिजाबेथ बेंट जितनी लंबी हो गई है या उससे भी ज्यादा लंबी हो गई है। उसे देखने की मुझे कितनी इच्छा है। मैं अभी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिससे मुझे इतनी खुशी मिलती हो। इतना अच्छा स्वभाव, इतना शिष्टाचार और अपनी उम्र के हिसाब से कितनी लायक। उसका पियानो पर प्रदर्शन अनोखा है। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मिंगली ने कहा कि छोटी उम्र की सारी लड़कियों में बहुत निपुण बनने के लिए जो धीरज है, वह आता कहाँ से है? सारी छोटी लड़कियां बहुत निपुण हैं। माय डियर चार्ल्स, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, वह सभी, मुझे लगता है वे सभी टेबल पर चित्र बनाती हैं, स्क्रीन को कवर करती हैं और पर्स बुनती हैं। मैं शायद ही किसी को जानता हूँ जो ये सब काम नहीं कर पाती। मुझे पक्का लगता है कि मैंने किसी छोटी लड़की के बारे में किसी को यह कहते नहीं सुना कि वह बहुत निपुण नहीं है। उपलब्धियों की तुम्हारी लिस्ट में, डार्सी ने कहा, काफी सच्चाई है। यह शब्द उन लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पर्स बुनने और स्क्रीन को कवर करने के अलावा कुछ और नहीं जानती। लेकिन सामान्य लड़कियों के बारे में तुम्हारे नजरिए से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपनी पहचान से आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियों को नहीं जानता जो बहुत निपुण हैं। मैं भी नहीं, यह मैं पुख्ता तौर पर कह सकती हूँ, मिस बिंगले ने कहा। एलिजाबेथ ने कहा, तब तुम्हें एक निपुण लड़की के बारे में अपने आइडियाज़ को बदलना चाहिए। हाँ, मैं इस बारे में काफ़ी सोचता समझता हूँ। ओह! बिल्कुल, उसके वफ़ादार असिस्टेंट ने कहा। किसी ऐसे इंसान को निपुण नहीं कहा जा सकता, जो उससे आगे न निकल जाए, जो उसे मिला है। एक स्त्री को संगीत, गायन, चित्रकारी, नृत्य और आधुनिक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो निपुण कहलाती है। इसके अलावा उसे अपनी शख्सियत में, बोलने की अदा में, अपने हाव-भाव में और चलने के अंदाज में भी कुछ खास होना चाहिए, नहीं तो वह इस शब्द कोई पूरी तरह से हकदार नहीं है। उसके इस उसके पास ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, डार्सी ने कहा। और इन सब के अलावा
उसमें कुछ और ठोस होना चाहिए जो काफ़ी पढ़ने से दिमाग की वृद्धि से आती है। मुझे इस बात पर अब बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता कि तुम सिर्फ 6 निपुण लड़कियों को ही जानते हो। मुझे लगता है कि मुझे एक की भी जानकारी नहीं है। क्या तुम अपने नारी समुदाय के बारे में इतनी कठोर हो कि तुम्हें इसकी संभावना भी नहीं दिखाई देती? मुझे आज तक ऐसी औरत नहीं दिखाई दी। मुझे कभी इतनी क्षमता, इतना अच्छा टेस्ट और इतनी शालीनता नहीं दिखाई दी जितनी तुमने अभी बताई है। मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले दोनों ने इस शंका के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। दोनों कह रही थी, उन्हें अनेक औरतें देखी है जो इस पैमाने पर सही उतरती हैं। तब मिस्टर हर्स्ट ने उन्हें शांत किया और जो हो रहा है उस पर ध्यान न देने के लिए उनकी शिकायत की। जैसे ही सारी बातचीत समाप्त हुई, एलिजाबेथ ने तुरंत कमरा छोड़ दिया। एलिजाबेथ बेनेट, मिस बिंगले ने जब कहा तो दरवाजा बंद हो चुका था। उन युवा स्त्रियों में से है जो अपनी कीमत घटाकर अपने आप को दूसरे लिंग के सामने पेश करती हैं। मुझे डर है यह काम भी करता है, लेकिन मेरे नजरिए से यह एक तुच्छ तरीका है, एक घटिया कला है। बेशक, डार्सी ने जवाब दिया, जिसे यह बात कही गई थी। उन सभी कलाओं में एक घटियापन है जो औरतें दूसरों को मुग्ध करने में इस्तेमाल करती हैं। जिसमें भी धूर्तता है वह आलोचना के लायक है। मिस बिंगले इस जवाब से उतनी संतुष्ट नहीं थी। वह बात को आगे बढ़ा सकी। एलिजाबेथ उनके पास फिर यही कहने आई कि उसकी बहन की हाल और खराब थी और वह उन्हें नहीं छोड़ सकती। बिंगले ने कहा कि मिस्टर जॉन्स को तुरंत बुलाया जाए ताकि जबकि उनकी बहनें जिन्हें लगता है कि देहात में कोई सलाह सेवक के लायक नहीं है, उन्होंने एक सबसे अच्छे डॉक्टर के लिए शहर में एक्सप्रेस भेजने की बात कही। वह यह नहीं सुन रही थी, लेकिन वह भाई की सलाह के विरुद्ध जाना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए यह तय हुआ कि सुबह सवेरे मिस्टर जॉन्स को बुलाया जाएगा अगर मिस बेनेट तब तक ठीक नहीं हुई। बिंगले थोड़ा असहज था। उसकी बहनों ने घोषणा की कि वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने खुद को सांत्वना दी। हालांकि नाश्ते के बाद उसने अपने घर में काम करने वालों को यह निर्देश दिया कि बीमार स्त्री और उसकी बहन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। दोस्तों, नेदरफील्ड की शामें खत्म होती हैं। प्रभाव अभी बस शुरू हुआ है। शब्द विनम्र है पर भावनाएं जटिल।